हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीफ। माय नेम इज़ कार्तिक और आज फिर से आप लोगों के लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही है 1500 क्वेश्चन सीरीज़ की, उसका नई वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ रहेगी आप लोगों के सभी के लिए जिनका भी एग्ज़ाम आगे आने वाले दिनों में DSSB का अक्टूबर और नवंबर में है। चाहे फिर वो एग्ज़ाम हो हमारा जूनियर क्लर्क का, फी कलेक्टर का हो, पर्सनल असिस्टेंट का हो, PRT हो, लाइब्रेरियन हो, या फिर हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो जो अभी हाल फिलहाल में अगले 2 महीने के अंदर होने वाला है। तो चलिए, ये सीरीज़ आप लोग रेगुलरली देख रहे हैं, आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो बहुत खुशी होती है जब ऐसे रिस्पांस मिलता है, जब ऐसे एफर्ट लगाए जाते हैं और आप लोगों की तरफ से भी उतना ही रिस्पांस मिलता है। तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहें। जो भी आप लोगों के सजेशंस हैं वो आप कमेंट करके जरूर लिखते रहें, और बीच बीच में मैं क्वेश्चंस पूछता हूं, उन क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप लोगों ने अभी तक 6 क्लास में 6 की 6 बार आपने कोई ना कोई रिजर्व बैंक पे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। अब यहाँ पे इतना आप लोगों ने देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि भाई रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और एक्सचेंज रेट क्या होता है। कि नई टर्म आई है, इसके बारे में बता देते हैं। एक्सचेंज रेट वही होता है कि भाई डॉलर को रुपीस में बदलने का, डॉलर को पाउंड में बदलने का। तो ये हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय नहीं करती है, इसके अंदर नहीं आता है, नॉट डिटरमाइंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये डिटरमाइंड होता है कितनी उसकी डिमांड है और कितनी उसकी सप्लाई है। ये किस पे होता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। जो एक्सचेंज रेट रहती है कि भाई 72 रुपये का हो गया डॉलर, तो वो क्या रहती है? डिमांड एंड सप्लाई पे। ऑलराइट, तो डिमांड एंड सप्लाई पे हमारी एक्सचेंज रेट रहती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही हमारी RBI पे रहती हैं। और ये आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, इस सीरीज़ में भी हर क्लास में बताया है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो होता है जिससे बैंक लोन लेता है रिजर्व बैंक से एक सीमित पीरियड टाइम के लिए, छोटी पीरियड के लिए। और रिवर्स रेपो रेट जब होता है जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है, तो रिवर्स रेपो रेट के तहत उस रेट पर RBI पैसा ले लेता है बैंक से। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट कौन से हो गए? फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो गए। इस पॉलिसी जो फॉलो करती है RBI को, तो ये कौन से? फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। कि भाई अपनी स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो कितनी ड्यूरेशन तक रहेगी, क्या उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, पूरा टर्म किस हिसाब से पूरा होता है, तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 172 ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 172 में ये बात लिखी हुई है। अब यहाँ पे 187 के बारे में बात कर लेते हैं। हर बार आर्टिकल्स के सारे ही जितने आर्टिकल पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो 187 अनुच्छेद 187 को में क्या लिखा गया है कि भाई दोनों हाउस जो है ना वो सेपरेट, वहाँ पे ऑफिशियल्स होंगे, सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ रहेगा। जो हमारे हाउसेज होते हैं, सदन होते हैं, उनके दोनों हाउस में अलग अलग रहेंगे। ये नहीं कि एक बंदा उस हाउस का उसमें भी है, सेक्रेटेरिएट स्टाफ जो है वो उसका भी है, पहले वाले हाउस का भी है, पहले वाले सदन का, और दूसरे का भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ये 187 में लिखा हुआ है। और यहाँ पे 168 में भी क्या लिखा हुआ है? 168 में एक चीज लिखी हुई है कि जो राज्य हैं यानी कि जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, दे कैन हैव यूनिकैमरल और बाईकैमरल। यानी कि उनके पास सिर्फ यूनिकैमरल, सिर्फ एक असेंबली हो सकती है। ठीक है, स्टेट में एक असेंबली या फिर एक काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकती है। जैसे कि भारत की है राज्यसभा लोकसभा है ना, तो वैसे ही स्टेट में भी ज़्यादातर स्टेट में असेंबली ही है वहाँ पे। और कई स्टेट ऐसी हैं जिसमें 2 होती हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जिसमें 2 होते हैं उसे क्या कहते हैं? बाईकैमरल स्ट्रक्चर। और जिसमें सिर्फ सिंगल होती है, सिंगल असेंबली होती है बस, उसे कहते हैं यूनिकैमरल। तो ये यहाँ पे 168 में ये लिखा हुआ है कि स्टेट इनमें से कोई भी रख सकता है, कोई भी हो सकती है। अब 179 में क्या लिखा हुआ? 179 में आप लोगों को पता है कि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं, ये लोग सदन के हिस्से नहीं होते। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ये सदन के पार्ट नहीं होते। और मेंबर बनने के लिए वैसे तो इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, फिर उनका चुनाव, उनमें से चुनाव होता है, फिर वो अपनी जो पोजीशन है वो छोड़ देते हैं, फिर वो सदन के स्पीकर बन जाते हैं। और स्पीकर रहते हुए वो मेंबर नहीं बन सकते। और अगर उन्हें मेंबर बनना है तो अपनी पोजीशन उन्हें छोड़नी होगी, उस पोस्ट को, स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट को छोड़ना होगा। तो ये कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल नंबर 179 में।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए एक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़्यादातर हिस्ट्री में ये पढ़ा नहीं जाता है, थोड़ा सा गुम हो जाता है ये टॉपिक। तो ये है सिंह सभा का टॉपिक है। सिंह सभा उस दौर की बात है जब उस टाइम पे जो हिंदू सुधार समाज चल रहे थे और जो क्रिश्चियन जो रिफॉर्म जो मूवमेंट चल रही थी, उस टाइम पे ही ये एक सिंह यानी कि सिंह सभा मूवमेंट चली थी। सिंह सभा मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट के तहत हुआ क्या था, प्योर फॉर्म ऑफ सिखिज्म की तरफ। एक तरफ जो उस टाइम पे लोगों को ये लगने लगा था कि भाई हमारे जो लोग हैं, जो माहौल है इस टाइम पे वो सिखिज्म से अलग होता जा रहा है, लोग उससे डिटैचमेंट फील करते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। तो सिंह सभा मूवमेंट का यही था कि प्योर फॉर्म ऑफ जो लेवल है सिखिज्म का उस पर वापस पहुंचा जाए और लोगों को समझाया जाए, एक मार्ग दिखाया जाए, पथ प्रदर्शित करा जाए। तो ये सिंह सभा मूवमेंट उस टाइम पे है और उसका पहला सिंह सभा मूवमेंट थी अमृतसर में 1873 में, और उसके बाद देखते ही देखते लाहौर 1879 में भी सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। तो ये सिंह सभा मूवमेंट के दो मेजर जो जगह थी, प्लेस थी, अमृतसर और लाहौर। उनकी डेट एग्जैक्टली करेक्ट लिखी गई है यहाँ पे, अक्टूबर 1873 में, अक्टूबर 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ था। इसको बेसिकली सिख रिफॉर्म मूवमेंट के तहत से भी देखा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा बोथ 1 और 2। आगे चलेंगे, हु वॉन नोबेल पीस प्राइज 2020, नोबेल शांति 2020 पुरस्कार किसने जीता, तो वो जीता था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में, यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिसके तहत जो बहुत दुनिया भर में जितने भी ऐसे लोग हैं जिन तक खाने की जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं पहुंच पाती है, जो ऐसे लोग हैं जो पूरे सही तरीके से अपने एक टाइम का भोजन भी नहीं कर पाते, तो उन तक खाना पहुंचाने की, जो बिल्कुल ही अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन तक खाना पहुंचाने का, उन तक भोजन पहुंचाने का काम करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसके तहत, इस उपलब्धि के तहत 2020 में उन्हें वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज के पुरस्कृत करा गया। अब यहाँ पे 2021 का जो पीस प्राइज मिला है ना, 2 जर्नलिस्ट को मिला है। 2021 का पीस प्राइज मिला है, 2 जर्नलिस्ट को मिला है, और वो कब मिला है, कल के दिन मिला है, यानी कि आज अभी से कुछ 48 भी नहीं होंगे, 24 से 26 घंटे पहले ये अनाउंस हुआ है। तो वो 2021 के 2 जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम आपको ढूंढ के कमेंट करना है। अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आपको पता होगा, कमेंट करें, और नहीं तो फिर हम अगली क्लास में उनका नाम जरूर डिस्कस करेंगे। आप लोग उनका नाम अभी कमेंट करके बताओ कि 2021 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है। 2021 में 2 जर्नलिस्ट को मिला है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर दिल्ली। दिल्ली आपको पता है एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है, पर यहां पे यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पे दिल्ली का सीएम चुना जाता है, सभा है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं। यूनियन टेरिटरीज में इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते जैसे कि हमारी दिल्ली में है। तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में एक और यूनियन टेरिटरी है, उसमें भी दिल्ली की तरह सीएम चुने जाते हैं। बट यहाँ पे जो दिल्ली को ये अलग से स्पेशल प्रावधान मिला था नेशनल कैपिटल होने की वजह से, नेशनल कैपिटल स्पेशल प्रोविजंस जो थे, ये नेशनल कैपिटल स्पेशल प्रोविजंस, तो ये मिला था 69th अमेंडमेंट, 4th ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। 1991 में, 1991 में 69th अमेंडमेंट के तहत ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। What is the time lag from गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों को पता है कि भाई जो गुजरात है हमारा, ये हमारा इस साइड में, और अरुणाचल प्रदेश जो हमारा है यहाँ पे, ये बिल्कुल ही अपोजिट है। अपोजिट किस हिसाब से है, ये ईस्ट साइड पड़ता है हमारा और ये वेस्ट साइड पड़ता है। तो इंडिया का बिल्कुल वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे गुजरात है। वेस्टर्न स्टेट कौन सी है, गुजरात है।
और यहाँ पे ईस्टर्न स्टेट कौन सी इंडिया की, बिल्कुल ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 2933 किलोमीटर यहाँ से है। अब इन दोनों के बीच में आप लोगों को पता है कि भाई जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड्स बढ़ते हैं हमारे, जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड्स बढ़ते हैं उस हिसाब से टाइम चेंज होता रहता है। अब हाँ, इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है, जो लाइन जाती है हमारी मिर्ज़ापुर से जो होके जाती है, यूपी में मिर्ज़ापुर से जो होके जो लाइन जाती है उसको मान लिया हमने कि इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम है। बट स्टिल पता तो है ना कि यहाँ से जो टाइम लैग रहेगा वो गुजरात से आंध्र प्रदेश के बीच में 30 मिनट्स का जो वो रहता है लॉन्गिट्यूडनल, 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूडनल। इसके तहत कितनी देरी का लैग हो जाता है, ये टाइम एक्चुअल आवर्स में नहीं, लॉन्गिट्यूड में नापा जाए तो 30 डिग्री, मिनट्स नहीं डिग्री के बाद वो आएगा, तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जो गैप आया वो 30 मिनट्स का नहीं होता, वो होता है हमारा 2 आवर्स का। वो कितने का होता है, 2 घंटे का। तो यहाँ पे अगर एक्चुअली में देखा जाएगा तो गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच में टाइम गैप जो होगा वो 2 घंटे का होगा। बट क्योंकि हमने पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि आप गुजरात में जाओगे तो वहां की घड़ियों में 2 घंटे अलग टाइम दिखेगा जो अरुणाचल प्रदेश की घड़ी में नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है, तो उसके बाद ये चीजें नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। डैश इज लोकेटेड इन गुजरात, इन चारों में से बताना है गुजरात में कौन है, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये है भाई वसंत कुंज में। वसंत कुंज आपको पता है कहां पे, नई दिल्ली में। वसंत कुंज में, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में। जयगढ़ फोर्ट ये है जयपुर राजस्थान में, कहां पे, राजस्थान में है। और ये जयगढ़ फोर्ट है ना, ये कहां बना हुआ है, एक चील का टीला है, चील का टीला उसके ऊपर बना हुआ है। और चील का टीला यानी कि हिल ऑफ ईगल, ईगल जहां पे ज्यादा मिलती हो, इस टीले के ऊपर ईगल जहां वहां पे ज्यादा होंगी, चील ज्यादा होंगी। और वारंगल फोर्ट कहां पे है, वारंगल में ही है। और वारंगल कहां पे है, तेलंगाना में है, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन बचा और उससे आपको समझ में आ भी जाता होगा। लखोटा फोर्ट कहां पे है, लखोटा फोर्ट है हमारा गुजरात में, और गुजरात में जामनगर में, जामनगर गुजरात में। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड इन अप्रैल 2021, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहां पे इंडिया की जो रैंक थी 87वीं रैंक थी, 87th रैंक थी। इंडिया की जो रैंक थी वो 87th रैंक थी, बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं थी, क्योंकि टोटल यहाँ पे कितने देशों की रैंकिंग आई थी, 115 देशों की आई थी। और 115 में से 87वां स्थान इंडिया का था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है, संक्रमण सूचकांक नहीं, ये मेरे ख्याल से ट्रांसलेशन में थोड़ी गलती हुई है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो कि 2021 में अप्रैल में थी, वो क्या रैंक थी, 87। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज, और इंस्ट्रूमेंट टाइप इज करेक्ट, ये आप लोगों को कल भी बताया था, पिछली क्लास में एक हमारा सिमिलर क्वेश्चन आया था, उसमें आपको बताया था कि भाई सुशीर क्या होते हैं। ये इंडियन क्लासिकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें सुशीर क्या होता है, सुशीर होता है विंड इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है, विंड इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हमारी बांसुरी हो गया, और हमारा फिर हारमोनियम भी बताया था मैंने, वो सुशीर ही होता है, वो विंड से। जरूरी नहीं है कि हवा मुंह से निकाल के फूंकने से ही जो वाद्य यंत्र हैं जो बजते हैं उन्हीं को सुशीर कहा जाए। कहीं पे भी हमारी हवा यूज होती हो तो वो कहते हैं सुशीर होता है, ठीक है। तो उसको सुशीर का मतलब क्या, यहाँ पे विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और यहाँ पे अवनाद, तो ये क्या है, ये होते हैं भाई मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन वाले इंस्ट्रूमेंट, मेम्ब्रेन वाले इंस्ट्रूमेंट, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट कैसे, जो आप लोगों ने तबला देखा है, ढोलक देखा है, ढोल देखा है, तो ये वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है और मेम्ब्रेन को हाथ से पीटा जाता है तो आवाज निकलती है, तो उसे कहते हैं हमारे मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे वीणा तो हमारी मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट नहीं होती है, और वीणा हमारा क्या होता है। अब यहाँ पे वीणा और सारंगी के बारे में देखते हैं
ये हमारे होते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें तार होती है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है तात और दूसरा होता है वितात। ठीक है, एक होता है तात और दूसरा होता है वितात। तात वो होता है जो कि हाथ से स्ट्रिंग को खींच के बजाया जाता है, जैसे हमारे गिटार में जो हमारी वो होती है, हमारी तारें होती हैं, उसको हाथ से पकड़ के हिला देते हैं तो भी आवाज निकलती है, तो उसको बजाने का तरीका भी हाथ से ही होता है। तो तात में आता है वीणा। और वितात क्या होता है, इसके लिए अलग से वो डंडी लेके जो बजाते हैं ना, तो वैसा होता है। तो वितात को हाथ से नहीं बजाया जाता, दूसरी एक डंडी लेके उससे दूसरा जो उस पर भी एक स्ट्रिंग होती है, उससे जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, तो उसे कहते हैं वितात। और ये होता है सारंगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारे इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें फिर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आया है, पढ़ के सारी चीजें समझ आ जाएगी। आप यहाँ पे देखो कि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कंट्री है, बिल्कुल सही बात है। आरबीआई इज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, बिल्कुल इस पे बिल्कुल, और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इसके ऊपर ऐसा कोई नहीं है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी किसी और के इससे जुड़ी हुई एसोसिएटेड कोई है, उससे आपको आरबीआई कंसर्न होकर फैसले लेती है। आरबीआई बिल्कुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। उसके बाद इट स्टेरलाइजेस द मनी सप्लाई इन इकोनॉमिक अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। बाहर से कभी भी एक्सटर्नल शॉक्स आ जाते हैं, कोई भी, अगर इंटरनल शॉक हो, एक्सटर्नल शॉक हो, अगर इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है तो सप्लाई चेन बना के रखने को, और यहाँ पे मनी सप्लाई बनाने को, बेसिकली सप्लाई चेन का मतलब मनी सप्लाई बना के रखने को, भारत में, देश में पैसों की कमी ना हो, तो उसको स्टेरलाइज करने के लिए कौन आगे आता है, आरबीआई आती है। बट आरबीआई ऑप्शन नंबर 4 ये नहीं करती है। ठीक है, आरबीआई कैन इफेक्ट रिजर्व डिपॉजिट रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक, ये नहीं करती है। अगर ऐसा करेगी तो इससे क्या हो जाएगा भाई, ऐसे अगर डिपॉजिट रेशियो पे रेशियो को, कमर्शियल बैंक की जो डिपॉजिट रेशियो है उसको अफेक्ट करने लग जाए हम अपने रिवर्स रेपो रेट से। रिवर्स रेपो रेट आपको पता है उससे क्या होता है कि भाई अपना एक इंटरेस्ट देना छोटे बैंक, कमर्शियल बैंक को, जिससे वो आरबीआई पैसे लेता है। ठीक है, तो भाई उससे इस पे असर नहीं पड़ता है, डिपॉजिट रेशियो पे असर नहीं पड़ता है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया था, तो नॉट वाला क्वेश्चन है और इससे हमें यही बताना था इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। आगे चलेंगे। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया वॉन इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो हुए कहाँ थे? गोल्ड कोस्ट में हुए थे। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होते, जिसमें इंडिया ने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और 26 गोल्ड जीते थे, 20 सिल्वर जीते थे और 20 ही ब्रॉन्ज जीते थे। जब किसी भी देश के गोल्ड की संख्या उसके सिल्वर मेडल की संख्या से ज्यादा हो या फिर और भी किसी मेडल से ज्यादा हो, तो परफॉर्मेंस अपने आप में ही दिखता है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। तो यहाँ पे हमारा गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज टोटल मिला के 66 मेडल हुए थे और यहाँ पे 26 यहाँ पे इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते थे। रैंकिंग क्या रही थी इंडिया की? 3rd प्लेस पे इंडिया रहा था। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और के बाद 3rd प्लेस पे इंडिया रहा था। ठीक है, अब अगले 2022 में, हर 4 साल में कॉमनवेल्थ होता है, इंडिया में भी हुआ था 2010 में, हर 4 साल में होता है। तो अगला 2022 का कहाँ पे होगा? बर्मिंघम में होगा। कहाँ पे होगा? बर्मिंघम में होगा। और उसमें बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। बर्मिंघम ने बोला कि हम शूटिंग नहीं करवाएंगे, बर्मिंघम में क्रिकेट आएगा कॉमनवेल्थ में, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट आएगा। बर्मिंघम वालों ने कहा हम शूटिंग नहीं करवाएंगे, तो फिर इंडिया ने कहा था कि कोई बात नहीं, आप मत करवाओ शूटिंग, हम फिर अपनी पूरी की पूरी कॉमनवेल्थ की जो टीम है उसको भेजेंगे ही नहीं। तो स्टार्टिंग में ये बात हुई, उसके बाद फिर उनकी बातचीत में फैसला निकला। तो इंडिया ने, क्योंकि इंडिया की जो सबसे ज़्यादा मेडल जो आते हैं वो शूटिंग से आते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर बात करें तो शूटिंग कंटीजेंट जो इंडिया का जाता है वो बहुत अच्छा जाता है। हालांकि ओलंपिक्स में काफ़ी निराश करा, बट स्टिल बहुत हाई क्वालिटी शूटर्स हैं। तो कॉमनवेल्थ में इंडिया का सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस शूटिंग में रहता है। तो शूटिंग ही नहीं है तो इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई एक इसमें सॉल्यूशन हम ये कर सकते हैं कि इंडिया में एक कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप करवाते हैं, जिसमें शूटिंग की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप करवाते हैं। वहाँ पे दुनिया जो कॉमनवेल्थ के देश हैं वो आए, पार्टिसिपेट करेंगे, मेडल हो जाएंगे, मेडल घोषित हो जाएंगे और उन मेडल्स को लेके जब अगले साल 2021 में होना था, 2019 में होना था, 2020 के एंड में होना था शायद, या फिर 2021 के स्टार्टिंग में होना था, तो वो हो जाएंगे। उसके बाद फिर
कॉमनवेल्थ गेम्स जब बर्मिंघम के ख़त्म हो जाएंगे, एंड में उसको शूटिंग वाली जो टैली है वो उनकी मेडल टैली में जोड़ दी जाएगी ताकि वहाँ पे शूटिंग में इंक्लूड हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण वो भी नहीं हो पाया और बर्मिंघम में भारत को शूटिंग मेडल की जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि शूटिंग तो वो नहीं करवा रहे हैं एज अ गेम। अब यहाँ पे इंडियन हॉकी ने भी मना कर दिया है, क्योंकि इंग्लैंड में है बर्मिंघम, तो इंडियन हॉकी ने बोला कि नहीं भाई, आप लोगों के जो क्वारंटीन रूल हैं 10 दिन पहले के, ये भेदभाव वाले रूल हैं। इंडिया को ऐसे मतलब एक करारा जवाब देने की कोशिश थी। अब उनकी डिप्लोमेसी चल रही है, तो इंडियन हॉकी टीम ने भी कह दिया कि नहीं, हम बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने नहीं जाएंगे। उसके बाद आगे कोई अपडेट आएगा तो आपको जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं। कन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें अगर इन्फिनिटी पे रखा जाए, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये लेंस है, मिरर नहीं है, कन्वेक्स लेंस है, मिरर नहीं है, तो दोनों तरफ से वो रहेगा एक कन्वेक्स, और मतलब लेंस है तो आर पार दिखने वाली चीज़ रहेंगी। ये हमारा F और ये हमारा 2F, फिर से ये हमारा F और ये हमारा 2F। तो जो हमारा लेफ्ट साइड में दिखता है ना, जहाँ से हमारी रेज आ रही होती है, मतलब ऑब्जेक्ट से जो आ रही है, रेज आ रही है, वो कौन सा होता है? F1 होता है, और दूसरी तरफ वाला क्या होगा? F2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सेंटर है उसका, तो यहाँ से ये रेज आएंगी और डाइवर्ट होके F से जाएंगी, ये यहाँ से ये आई, ये भी हमारी यहाँ जाएगी, फिर ये आ रही है, ये भी हमारी यहाँ जाएगी, एक और ले आते हैं हम, और ये भी हमारी यहाँ से आएंगी, ये जाएंगी ऐसे, और ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं? यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी। इमेज कहाँ पे बनेगी? F पे बनेगी, यानी कि F2 पे बनेगी, और ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सेकंड। और ये इन्फिनिटी से, बहुत दूर से कहीं से रेज आ रही थी, यानी कि एक इमेज अगर बहुत दूर से है, तो एक ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर पे है, इन्फिनिटी पे है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? कन्वेक्स लेंस देखने के बाद इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये F2 पे कैसे बनेगी। आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज वॉन फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप? 1930 में दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था। हुआ कहां पे था? उरुग्वे में। कहां पे हुआ था? उरुग्वे में। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, सॉरी साउथ अमेरिकन है, माय मिस्टेक, साउथ अमेरिकन कंट्री है। अर्जेंटीना के साथ इसका फाइनल हुआ था। किसका फाइनल हुआ था? उरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना, और उरुग्वे ने 4, अर्जेंटीना ने 2। तो फाइनल जीतने वाली कौन सी टीम थी? जहां पे होस्ट नेशन उरुग्वे था। उरुग्वे 1930 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, पहली बार हुआ था, और उसको जीतने वाली पहली कंट्री उरुग्वे ही बनी थी। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हमने पढ़ा है कि मेटल डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, सोनोरिटी होती है इसमें। ये चारों ही ऑप्शन जो है वो होते हैं। अब इसका हिंदी में जो मतलब है वो भी समझ लिए कि भाई मेलेबिलिटी यानी कि बढ़ने की योग्यता, यानी कि हम खींच के इसको लंबा कर सकते हैं या फिर दूसरे चीज़ में तब्दील कर सकते हैं। एक प्लेन चपटे रूप में इसकी हम फिल्म बना सकते हैं, यानी कि इसको अलग अलग आकृतियों में हम ढाल सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। लस्ट्रस, चमक, शाइनी होते हैं, मेटल शाइन करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और हमारे जो जितने भी मेटल हैं वो शाइनी होते हैं। डक्टिलिटी, लचीलापन होता है हमारा। क्या होता है? डक्टिलिटी, लचीलापन होता है। और इससे क्या करते हैं? हम खींच के उसे वायर में कर देते। अब आप बोलोगे मेलेबिलिटी क्यों नहीं होगा आंसर? मेलेबिलिटी का मतलब है अलग अलग शेप में। अब आप बोलोगे वायर भी तो एक मेलेबिलिटी दूसरी शेप ही हुई। तो सुनो, अगर किसी भी चीज़ को हम खींच के एक वायर में बदल देते हैं और उसमें अगर लचीलापन नहीं है तो थोड़ा सा मोड़ने पर वो टूट जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो फिर फायदा क्या होगा? डक्टिलिटी यानी कि लचीलेपन से उसको हमने वायर में तब्दील कर दिया और वो टूटती नहीं है, उसमें लचीलापन है और वो फिर टूटती नहीं है। जैसे कि आपने देखा सोने के तार हैं, वो ऐसे टूटते नहीं है, ठीक है। और सोनोरिटी यानी कि ध्वन्यात्मक मतलब कि हमारा क्या होता है? जिसमें ध्वनि होती है। ध्वन्यात्मक यानी कि ध्वन्य और आत्मक से जुड़ के बना हुआ है। ध्वन्य और आत्मक का मतलब, ध्वन्य का मतलब ध्वनि और आत्मक का मतलब होती है, जिसमें
हम टच करने पे या फिर बैंग करने पे वो बजते हैं, आवाज़ आती है, उसे सोनोरिटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 115 पे देखें तो हु हैज़ रिटन द बुक मूविंग ऑन फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस। ये किताब लिखी थी अपनी जर्नी पे 1 साल अपने ऑफिस में बिताने पर, और ये किसने लिखी थी? हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने, एम वेंकैया नायडू जी ने ये किताब लिखी थी मूविंग ऑन फॉरवर्ड अपने वाइस प्रेसिडेंटशिप की 1 साल बिताने के बाद। डैश वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। मुगल एम्परर इंडिया में पहला, सबसे पहला कौन था? बाबर। सबसे पहले कौन आया था? बाबर आया था। और बाबर का बेटा कौन था? बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं का बेटा था हमारा अकबर। अकबर का बेटा था जहांगीर। जहांगीर का बेटा था शाहजहां। शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी है पूरी, एक ट्री है, फैमिली ट्री है। बाबर, बाबर का बेटा, उसके बाद जो मेजर कौन बना? हुमायूं बेटा। हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का जहांगीर। जहांगीर का शाहजहां। शाहजहां का औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां का कौन था? औरंगजेब बना था। ऑलराइट, तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ये प्रोमिनेंट मुगल लीडर एम्परर रहे भारत में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट साउंड। साउंड जो वेव्स होती हैं, वेव्स के बारे में पूछा गया है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आपको बता देते हैं। अगर एक साउंड वेव देखी जाए तो उसमें ये अगर ऐसे चल रही है, अब यहाँ पे ये साउंड वेव का फॉर्म ऐसा ही होता है, ऐसे बढ़ती है, ऐसे प्रोपोगेट हो रही है आगे। और एम्पलीट्यूड का क्या कहा जाता है भाई? एक मिड पॉइंट से, हाफ पॉइंट से कितनी ऊपर या फिर कितनी नीचे जा रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? ये जो हाइट है इसको क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अगर कम एम्पलीट्यूड की होगी, कम एम्पलीट्यूड की होगी तो वो ध्वनि क्या होगी? वीक होगी। क्या होगी? वीक साउंड होगी। लो एम्पलीट्यूड वीक साउंड। और यहाँ पे है लार्ज एम्पलीट्यूड लाउड साउंड। क्या है? लाउड साउंड। तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो हमारा मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, इससे कितना टू एंड फ्रो हो रहा है, कितनी 1 सेकंड में कितना तेजी से ये आगे पीछे हो रही है, इसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा आवाज़ क्या होगी? तीखी आवाज़ होगी, हाई पिच की होगी, बहुत तेज होगा। कभी भी अगर आपने कोई ऑडियो अगर रिकॉर्ड करके देख रहे हो तो उसमें बहुत तेज चिल्ला के देखना, तो उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तेज दिखेगी। तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच होता है, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच होता है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? ओनली 1 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट, यानी कि अब इसका हिंदी देख के ही समझ में आओगे। शंकुधारी वन, वो जंगल जहां पे जो ट्री है वो निडल शेप्ड होते हैं। ट्री की जो पत्तियां हैं, निडल शेप्ड लीव्स होती हैं जिन ट्री की, निडल शेप की जो पत्तियां होती हैं वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में होते हैं, जहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड विंटर होती है, लॉन्ग विंटर होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ताकि बर्फ़ गिरे तो वो उनकी पत्तियों पे जमे नहीं, वो कोनिकल शेप में होते हैं और नीचे फिसल जाती हैं। तो लॉन्ग विंटर होती है तो वहाँ पे उस तरीके के ढल जाती हैं ये उनकी पत्तियाँ। तो चीर के पेड़, पाइन के पेड़, बट ऐश के जो पेड़ होते हैं ये होते हैं ब्रॉड लीफ होती है, और इसके तहत यहाँ से मतलब चौड़ी पत्तियाँ होती है, तो चौड़ी पत्ते वाले जो पौधे हैं या फिर पेड़ हैं वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे नहीं टिकते। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीका प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। मीका कहाँ कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है, हमारा बिहार में होता है, झारखंड में होता है, हमारा राजस्थान में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, तो गया कहाँ पे है? बिहार में है। हजीराबाद कहाँ पे है? झारखंड में। और अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ये तीनों ही जगह, गया, हजीराबाद और अजमेर, इन तीनों ही जगह मीका प्रोड्यूस होता है हमारा, और यहाँ पे मीका पाया जाता है। आगे तो इसी में तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, 1 2 और 3 तीनों ही जगह मीका पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दिन के। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, हिस्ट्री पढ़ना जब शुरू करते हैं, जब अंग्रेज आते हैं तो उसके बाद
बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी सबसे इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं, 1757 में हुई थी, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। अभी पिछली जो क्लासेस है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बैटल ऑफ प्लासी के बारे में सारी डिटेल मैंने आपको पूरे ढंग से समझाई थी, और ये हमारा 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बक्सर की लड़ाई की, बात कर लेते हैं। 1764 में तो हुई थी, हुई किस किस के बीच में थी? ब्रिटिशर्स के बीच में और नवाब ऑफ बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर थे जो शाह आलम था, शाह आलम थर्ड। ये बंगाल में मीर कासिम था, अवध में सुजाउद्दौला था। बंगाल में कौन था? मीर कासिम। उस टाइम पे जो नवाब था कौन था? मीर कासिम। और अवध का नवाब कौन था जब ये बक्सर की लड़ाई हुई थी? तो ये था उस पे सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, इन तीनों ने अपना एक गुट बनाया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े और फिर भी हार गए। खैर क्या करें, हार गए तो हार गए। 1764 में ये लड़ाई हुई थी, 1757 में ये लड़ाई हुई थी प्लासी की। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 करेक्ट है। तो 22 और 23 अक्टूबर 1764 को भिड़ंत हुई थी बक्सर में। तो यहाँ पे हमारे आज के ये पूरे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उम्मीद है आज की जो सेशन रहा होगा आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्प इसलिए करता है, मैं क्यों कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि भाई ये कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि जीके एक ऐसा टॉपिक है, आप कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, उसके बाहर आ सकता है, पूरी स्कोप रहती है। ठीक है, बट होता क्या है, जैसा पैटर्न हम DSSB का देख रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें पूछते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन के साथ आपको 5 से 6 चीज़ें और बताता हूँ, ताकि भाई अब इनसे टॉपिक्स तो वही रह रही है ना, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें और ज़्यादा आएंगी। तो हमने सारा चीज़ कवर कर लिया, तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। आगे पीछे की जो चीज़ें हैं वो हम सारी डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हमें पता है कि एग्जाम आएगा और हमारे अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं, और आप भी अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपनी मेहनत करते रहें। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। कुछ हमारी तरफ से मदद हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। 1-2 क्वेश्चन जो पूछे हैं उनका कमेंट करके आपको आंसर जरूर लिखना है। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे। सी यू सून। जय हिंद।